Good afternoon, dear students. Today we discuss about the sound, class 9th. साउंड क्या होती है इसके बारे में हम आज जानेंगे. देखिए, साउंड इज ए टाइप ऑफ एनर्जी. साउंड एक टाइप की एनर्जी होती है जो किसी मीडियम के सहारे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र होती है, और जब यह हमारे कानों से आगे टकराती है तो उसको कान एब्जॉर्ब करता है, और जिसे हम आसानी से उसे सुन पाते हैं. तो हम कह सकते हैं कि साउंड इज ए टाइप ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस इन ए सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन ए ईयर्स. मानी जो कान पे जब हमारे जाती है साउंड, तो साउंड के थ्रू हम किसी व्यक्ति की आवाज़ को समझ पाते हैं. ये एनर्जी ट्रांसफ़र है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में रिलीज होता है, और जब ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी को ट्रांसफ़र होता है तो ट्रांसफॉर्मेशन के कारण यह साउंड कान को द्वारा ऑब्जर्व की जाती है, और कान उस साउंड को मस्तिष्क को भेजता है, और माइंड उसे पढ़ लेता है कि सामने वाली वॉइस क्या कह रही है. यहाँ पे सोर्स ऑफ साउंड की बात की जाए तो देखिए, सोर्स ऑफ साउंड में आपको कई तरह के सोर्स दिखाई देंगे जिनसे साउंड प्रोड्यूस होती है. यहाँ कह रहा है कि द ड्रम स्किन वाइब्रेट्स एंड मेक्स द एयर अराउंड द ड्रम वाइब्रेट. है ना कि जब भी आप किसी ड्रम व्रम पे चोट मारते हैं, ये जैसे ड्रम है, इस पर अगर चोट मारी है, या किसी भी ड्रम पे, ऐसे कोई ड्रम है या कोई म्यूज़िक बैंड है, इस पर अगर आप जब आघात करते हैं, चोट मारते हैं, तो यहाँ से इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेट करते हुए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एयर वाइब्रेशन के कारण वहाँ साउंड प्रोड्यूस होती है. यानी कि साउंड का जो सोर्स है वो ये देखिए, कह रहा है कि द वाइब्रेटिंग एयर इज स्प्रेड्स अवे फ्रॉम द सोर्स, दिस इज ए साउंड वेव. माने कि जब एयर का वाइब्रेशन होता है तो वाइब्रेशन के कारण जो वहाँ के एयर पार्टिकल्स है वो अपने स्थान पे अप्स एंड डाउन होने लगते हैं, और वो एक वेव के रूप में आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसे हम साउंड कहते हैं. यानी कि फाइनली योर एयर पीस ऑफ द साउंड वेव एंड योर ब्रेन ट्रांसलेट द साउंड. यानी कि फाइनली ये क्या होता है कि वाइब्रेशन के जो पार्टिकल्स, वाइब्रेशन ऑफ एयर है, वो वेव के रूप में कानों तक पहुंचता है, जिसको कान सुनता है, वेव को अडॉप्ट करता है, और हमारा ब्रेन जो होता है उसे ट्रांसलेट करके समझ लेता है कि साउंड क्या कर रहा है. तो यहाँ पे एक बात आती है कि वेव क्या है. तो अगर बात हम वेव पे करेंगे, प्रोपगेशन ऑफ साउंड, तो इसके लिए पहले हम थोड़ा सा वेव के बारे में जानेंगे कि वेव क्या होती है. देखिए, वेव की जब बात करेंगे हम, तो वेव की बात करें तो वेव क्या होती है भाई, अगर सामान्यतः आप देखें तो जैसे आप कभी पानी में कहीं पे बहुत छोटा तालाब या नदी हो, उसमें जब आप कोई कंकड़ फेंकते हैं, तो कंकड़ जब फेंकते हैं तो आपको देखने को मिलेगा अगर तालाब में पानी है और उसमें जब आप कंकड़ फेंकेंगे तो जहाँ एक कंकड़ एक पॉइंट पे गिरता है, जिस पॉइंट पे कंकड़ टकराता है वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करता है, और उस डिस्ट्रीब्यूशन के कारण वहाँ के जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने स्थान पे ऐसे वाइब्रेट करते हुए आगे की ओर बढ़ने लगते हैं. यानी डिस्ट्रीब्यूशन के कारण में वाइब्रेशन क्रिएट होता है, और उस वाइब्रेशन का जो एक्सपेंशन है वो एक रेगुलर डायरेक्शन में किनारों की ओर होने लगता है. तो डिस्टर्बिंग पार्टिकल्स का एक रेगुलर डायरेक्शन में जो एक्सपेंशन है या मोशन है उसे हम वेव कहते हैं. तो वेव में होता क्या भाई, जो डिस्टर्बेंस के पार्टिकल्स है, डिस्टर्बेंस के पार्टिकल्स जब किसी मीडियम के थ्रू एक रेगुलर डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं तो उसे हम वेव कहते हैं. अर्थात आप समझ गए कि वेव क्या है. सामान्य तौर पे जैसे आप अभी बताया कि आप कंकड़ में, आप एक कंकड़ जब पानी में मारेंगे तो जैसे वो कंकड़ पानी पे गिरता है वहाँ से वो पानी को उछालता है, वाटर के पार्टिकल में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो वहाँ पिछोब के कण हैं एक रेगुलर डायरेक्शन में मोशन करने लगते हैं, जिसे हम वेव कहते हैं. अर्थात
द डिस्टर्बिंग पार्टिकल्स मूव इन ए मीडियम विथ ए रेगुलर डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड वेव। माने डिस्टर्बेंस की पार्टिकल का एक रेगुलर डायरेक्शन में जो मोशन करने की प्रवृत्ति है, जो टेंडेंसी है, उसे हम वेव कहते हैं। यहाँ पे वेव, साउंड भी एक प्रकार की वेव है। तो यहाँ पे साउंड का जो नेचर है लिखा है, साउंड इज ए प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। साउंड कैसे प्रोड्यूस की जाती है भाई? प्रोपेगेशन ऑफ साउंड की बात करेंगे। जब किसी भी पॉइंट पे वाइब्रेशन होता है, अगर वाइब्रेशन होगा तो वाइब्रेशन के कारण यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है, और साउंड जो प्रोड्यूस होती है वाइब्रेटिंग पार्टिकल कारण, यह किसी मीडियम में कैसे प्रोपगेट करती है, आगे बढ़ती है, ये बात करें हम। आगे करें, साउंड इज ए ट्रांसमिटेड थ्रू ए मीडियम, यानी कि साउंड एक वेव है और इस वेव को चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। विदाउट मीडियम साउंड कैन नॉट बी ट्रेवल। साउंड एक ऐसी वेव है जो किसी मीडियम के सहारे आगे बढ़ती है। विदाउट मीडियम साउंड कैन नॉट ट्रेवल। आगे करें कि मीडियम कैन बी सोल्ड, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब साउंड को मूव करने के लिए जो मीडियम होते हैं उनमें सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। इट मीन्स दैट कि साउंड तीनों मीडियम में मूव करने के लिए फ्री है। इट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ जनरेटिंग टू द लिसनर। ये कहाँ से होती है भाई? जैसे एक पॉइंट है, जैसे यहाँ पे कोई वाइब्रेशन क्रिएट हुआ और इस वाइब्रेशन के कारण यहाँ पे से साउंड प्रोड्यूस हुई, और ये साउंड आगे की ओर जब बढ़ेगी ना, तो ये साउंड कहाँ तक जाएगी? जहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा है, वो लिसनर होगा, श्रोता जिसको आप कहते हैं। तो जब तक ये लिसनर तक पहुँचेगी तो लिसनर के जो एयर्स हैं उस साउंड को ऑब्जर्व करेंगे और फिर उसे वो ट्रांसफ़र कर देंगे माइंड को। माइंड उसे ट्रांसलेट करके रीड कर लेता है उस साउंड का मतलब क्या, वो क्या कह रही है। When the object vibrates, the particles in medium around its start vibration। करेक्ट, जब किसी मीडियम में पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, अभी आपको हमने बताया, तो वाइब्रेशन के कारण जो साउंड होती है वो प्रोड्यूस होती है, और इसका जो प्रोपगेशन है, वो साउंड का प्रोपगेशन वो मीडियम के सहारे होता है। किसी मीडियम के सहारे साउंड आगे की ओर बढ़ती है। तो यहाँ पे लिखा है प्रोपगेशन ऑफ साउंड। तो प्रोपगेशन ऑफ साउंड क्या है, इस पर हम बात करेंगे। तो देखिए, देयर इज नो मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, दे डू नॉट ट्रेवल। करेक्ट, देयर इज नो मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, दे डू नॉट ट्रेवल। अगर पार्टिकल में किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं होता है, कोई वाइब्रेशन नहीं होता है, कोई पार्टिकल्स अपने स्थान को नहीं छोड़ते हैं, तो उस कंडीशन में साउंड कैन नॉट बी ट्रेवल, साउंड नहीं ट्रेवल कर सकती है। द पार्टिकल्स आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम स्टेट्स। जब पार्टिकल्स अपने इक्विलिब्रियम स्टेट से डिस्प्लेस्ड होते हैं तो उस कंडीशन में अपने इनिशियल पोजीशन पे वो वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, जिस वाइब्रेशन के कारण वहाँ जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको लेकर के वो पार्टिकल आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, और वही एनर्जी जो लेकर आगे बढ़ते हैं उसकी टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं भाई? तो वेव कहते हैं। अर्थात वहाँ से वेव क्रिएट होती है जिसके थ्रू साउंड आगे बढ़ती है। द पार्टिकल्स एक्सर्ट फोर्स ऑन द एडजेसेंट पार्टिकल्स, यानी कि जो पार्टिकल, जैसे मान लीजिए कि ये कोई सिस्टम है, इसके पास वाला पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, इसके भी पास पार्टिकल हैं, तो वाइब्रेशन के कारण जब ये अपने स्थान पे अप्स एंड डाउन या टू और फ्रो करते हैं, तो वाइब्रेशन के थ्रू अपनी एनर्जी को ये अपने कांटेक्ट वाले पार्टिकल को दे देते हैं। फिर इस तरह से सामने वाला पार्टिकल भी वाइब्रेट करता है और उस एनर्जी को वो अपने पास वाले को इस तरह से कंटिन्यू जो वाइब्रेशन के कारण एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है उस मीडियम में, पूरे मीडियम में सोर्स के थ्रू हो जाता है। तो जब सोर्स के थ्रू हो जाता है तो ये एक जिस सोर्स के थ्रू हो रहा है, जिसके सहारे ये वाइब्रेशन आगे बढ़ रहा है, वो मीडियम कहलाता है, और जो एनर्जी आगे बढ़ रही है अपनी टेंडेंसी को लेकर के वो वेव कहलाती है। अर्थात जो आगे बढ़ेगी वो वेव कहलाएगी। और कैसे प्रोड्यूस हुई भाई? ये तो ड्यू टू वाइब्रेशन, वाइब्रेशन के कारण प्रोड्यूस होती है और ये किसी मीडियम में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए निकल जाती है। दैट द सेम पार्टिकल्स गेट्स डिस्प्लेस्ड वाइल द प्रीवियस पार्टिकल्स रिटर्न टू ओरिजिनल पोजिशन। ये कह रहा है कि जब यहाँ के कोई पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है तो ये अपनी वाइब्रेशन की एनर्जी को अगले को ट्रांसफ़र कर देता है, अगला अगले को ट्रांसफ़र करता है, और इस तरह से ट्रांसफ़र करते हुए ये पार्टिकल धीरे धीरे कहाँ चले जाते हैं? रेस्ट में चले जाते हैं। आगे वाले वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं जबकि पीछे वाले
रेस्ट में आ जाते हैं तो साउंड आगे बढ़ जाती है। इस तरह से एक ऐसी स्थिति आती है कि ये वाइब्रेशन करते हुए काफ़ी दूर तक जाते हैं और जहाँ से इस पार्टिकल का वाइब्रेशन जीरो हो जाता है, अर्थात उसके आगे पार्टिकल वाइब्रेट नहीं कर पाते हैं, वहाँ इस साउंड की जो इंटेंसिटी है वो समाप्त हो जाती है और उसके आगे ये साउंड हमें सुनाई नहीं देती है। अर्थात साउंड को आगे बढ़ने के लिए वाइब्रेशन नेसेसरी होता है और जब एक पार्टिकल वाइब्रेट होता है तो वाइब्रेशन की एनर्जी पास वाले पार्टिकल को दे देता है और फिर जब पास वाला पार्टिकल वाइब्रेशन करता है तो फिर पीछे वाला धीरे धीरे रेस्ट में आ जाता है। अर्थात पीछे के जो भी पार्टिकल है धीरे धीरे रेस्ट में चले जाते हैं और आगे वाइब्रेशन को ट्रांसफ़र करते रहते हैं और इस तरह से वेव आगे की ओर बढ़ती रहती है, उसके सहारे साउंड आगे बढ़ती है और जहाँ पर ये वाइब्रेशन धीरे धीरे मीडियम फैक्टरों के कारण जीरो हो जाता है वहाँ पे वेव भी रुक जाती है और साथ साथ साउंड भी आगे प्रोड्यूस नहीं हो पाती है। नेक्स्ट, प्रोपगेशन ऑफ साउंड वाइब्रेटिंग एयर पार्टिकल्स। तो जो एयर पार्टिकल के वाइब्रेशन के कारण साउंड है, अभी जैसे हमने बता रहा था कि देखिए ये वाइब्रेशन पार्टिकल, ये डायरेक्शन ऑफ साउंड है, जिस डायरेक्शन में साउंड फ्लो कर रही है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये फ्लो ऑफ साउंड है, ये एयर मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें जब वाइब्रेशन क्रिएट होता है तो वाइब्रेशन के कारण एयर मॉलिक्यूल्स में काफ़ी गैपिंग होती है। तो ये गैपिंग में जब एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं तो ये अपने आसपास वाले को एनर्जी ट्रांसफ़र कर देते हैं और जब ये आसपास वाले को एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं तो यही एनर्जी प्रोपगेट करते हुए मीडियम के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है, जो वेव का रूप ले लेती है। तो जिस डायरेक्शन में ये एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं वेव उसी डायरेक्शन में फ्लो करती है, जिसको हम डायरेक्शन ऑफ साउंड या डायरेक्शन ऑफ वेव कहते हैं। वेव की दिशा में साउंड जाता है। तो ये वाइब्रेटिंग एयर पार्टिकल्स, मैंने एयर पार्टिकल के वाइब्रेशन के कारण ये जो साउंड है वो ट्रांसफ़र होती है आगे धीरे धीरे और इस तरह से जिस दिशा में होती है उसको हम डायरेक्शन ऑफ वेव कहते हैं। नेक्स्ट, साउंड वेव की बात करेंगे हम, तो थोड़ा सा हम वेव पे चर्चा करेंगे कि वेव क्या है, पहले देख लेते हैं हम, फिर बात करेंगे वेव पे। वेव इज ए डिस्ट्रीब्यूशन दैट वेव, अभी आपसे बताया हमने कि वेव क्या है भाई। तो वेव किसी मीडियम में डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल्स के कारण आगे बढ़ने वाली एक एनर्जी का फॉर्म है। वेव इज ए डिस्टर्बेंस दैट मूव्स थ्रू ए मीडियम। वेव जो होता है किसी माध्यम में, किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस है जो उस मीडियम के सहारे आगे की ओर बढ़ता है। तो अभी हमने बताया कि जैसे आप किसी पॉन्ड में कंकड़ मारते हैं, स्टोन मारते हैं, तो यहाँ से जो इन वाटर मॉलिक्यूल्स में डिस्टर्बेंस होता है वो डिस्टर्बेंस धीरे धीरे किनारों की ओर बढ़ने लगता है। जब किनारों की ओर बढ़ने लगता है तो वो एक वेव का फॉर्म ले लेता है। द वेव इज ए क्रिएटेड व्हेन पार्टिकल सेट नाइबरिंग पार्टिकल्स इनटू द मोशन। यानी कि वेव तब क्रिएट होती है जैसे यहाँ पे हमने डिस्टर्बेंस कराया तो ये अपने पास वाले पार्टिकल को वाइब्रेशन दे दिया, वाइब्रेशन की एनर्जी पास वाले को, ये अपने पास वाले को, ये अगले पास वाले को, ये अगले पास वाले को, ऐसे ये एनर्जी जो होती है धीरे धीरे पूरे मीडियम में आगे फैलती जाती है। जब ये मीडियम में आगे फैलती जाती है तो पार्टिकल्स अपने पड़ोसी को जो वाइब्रेशन एनर्जी देते हैं उसके कारण ये पार्टिकल्स मूव करना स्टार्ट करते हैं, मोशन करते हैं और वेव वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाती है एक फिक्स डायरेक्शन में। ये जो मोशन है, मोशन डिस्टर्बेंस के पार्टिकल हैं वो एक रेगुलर डायरेक्शन में फ्लो करने लगते हैं जिसे हम वेव कहते हैं। सिंस द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर इन मोशन साउंड वेव इज ए मैकेनिकल वेव। ये करेक्ट, जो पार्टिकल्स हैं वाइब्रेशन के वो एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करते हैं, मीडियम के अंदर मोशन करने लगते हैं तो वेव कहलाता है। जो साउंड होती है एक प्रकार की मैकेनिकल वेव है। पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ पे वेव के बारे में कि मैकेनिकल वेव क्या होती है, वेव क्या होती है, तो वेव कैसे काम करती है इस पे जब हम बात करेंगे तो देखिए वेव की प्रोपगेशन पे बात करेंगे। तो देखिए वेव क्या होती है भाई, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव। वेव को बताया हम कि डिस्टर्बेंस के पार्टिकल जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो इरेगुलर डायरेक्शन में तो उसे हम वेव कहते हैं।
तो यहाँ से जब हम बात करेंगे इस पे तो जब डिस्टरबेंस के पार्टिकल आगे बढ़ेंगे तो वेव कहलाएगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव हियर अकॉर्डिंग टू वाइब्रेशन। वाइब्रेशन के बेस पे हम बात करें तो एक होती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव और दूसरा होता है ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, इस पे हम बात करेंगे। देखिए, जब किसी मीडियम में डिस्टरबेंस क्रिएट किया जाता है, जब मीडियम में डिस्टरबेंस क्रिएट हो तो डिस्टरबेंस के पार्टिकल यदि जिस डायरेक्शन में वेव मोशन कर रही है, वेव के डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, तो वैसे वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। अर्थात आप ये कह सकते हैं जैसे कि वेव का डायरेक्शन ये है और पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो जो वाइब्रेशन पार्टिकल्स है, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स एंड डायरेक्शन ऑफ वेव, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एंड डायरेक्शन ऑफ वेव इन ए सेम डायरेक्शन, दिस टाइप ऑफ वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो सेम डायरेक्शन होने का मतलब कि बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। तो जब इनका वाइब्रेशन पैरेलल हो तो आप कह सकते हैं कि ऐसे वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव में जैसे ये वेव है, यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में अगर ये आगे बढ़ रही है तो जिस डायरेक्शन में वेव आगे बढ़ रही है उसी डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहा है। यानी कह सकते हैं वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स एंड द डायरेक्शन ऑफ वेव पैरेलल टू ईच अदर, दिस टाइप ऑफ वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स हैं और साथ साथ डायरेक्शन ऑफ वेव है, जो वेव प्रोपगेट करे मीडियम में, उसका डायरेक्शन और यहाँ पे वाइब्रेशन का डायरेक्शन दोनों जब सेम हो जाता है तो ऐसी वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। अब यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करें तो थोड़ा सा आप देखिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे मोशन करती है, कैसे आगे बढ़ती है, इस पे बात करेंगे हम। तो देखिए, ये और किसी डायरेक्शन में ऐसे वेव मोशन कर रही है तो जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल है वो एक दूसरे के पास पास भी हो सकते हैं और बहुत दूर दूर भी होते हैं। यानी कभी वाइब्रेशन पास पास, कभी दूर दूर। तो ये पास पास और ये दूर दूर। तो इस टाइप से आप ये देख सकते हैं कि कहीं पर इनके बीच कंप्रेशन हो रहा है तो कहीं इनके बीच एक्सपेंशन हो रहा है। तो ये कंप्रेशन जहाँ पे मीडियम के पार्टिकल्स पास पास वाइब्रेट होते हैं, बहुत पास पास क्लोजली वाइब्रेटिंग करते हैं, उसको कंप्रेशन कहते हैं और बाकी को रेडिएशन कहते हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है डायरेक्शन ऑफ वेव है ये, या प्रोपेगेशन ऑफ वेव कह सकते हैं आप, प्रोपेगेशन डायरेक्शन भी कह सकते हैं इसको। प्रोपेगेशन ऑफ वेव, प्रोपेगेशन ऑफ वेव क्या है भाई, तो इस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कंप्रेशन, फिर रेडिएशन, फिर कंप्रेशन, फिर इसके बाद एरेशन। यानी कि ये जो वेव है जिसको आप लॉन्गिट्यूडनल वेव कह रहे हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो कंप्रेशन और रेडिएशन के फॉर्म में चल रही है। यानी कहीं कहीं इसके वाइब्रेशन जो है एक दूसरे के बहुत पास पास हैं और कहीं दूर दूर हैं। तो जहाँ वाइब्रेशन पास पास होते हैं, जहाँ वाइब्रेशन पास पास होते हैं उन्हें हम कंप्रेशन, और जहाँ वाइब्रेशन दूर दूर होते हैं उन्हें हम रेडिएशन कहते हैं। कौन सा पेज कहाँ गया, जरा सा नोट्स ये रहा। तो यहाँ पे ये जो
आप देख रहे हैं यहाँ पे पास पास वाइब्रेशन है तो इनको हम कंप्रेशन कहते हैं, और जहाँ दूर दूर है उसको हम रेडिएशन कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव किसी मीडियम में कंप्रेशन और रेडिएशन के फॉर्म में आगे बढ़ती है, और एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन की जो इसकी लेंथ होती है इसमें, वो इसका वेवलेंथ कहलाती है। यानी कि टू कंप्लीट अ साइकिल, इस पर हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो ये जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव है, विदाउट मीडियम कैन नॉट बी मूव, ये एक प्रकार की मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल वेव है। और यह मैकेनिकल वेव कंप्रेशन रेडिएशन के रूप फॉर्म में आगे बढ़ती है। तो कंप्रेशन रेडिएशन के फॉर्म में आगे बढ़ती है। और हम आगे बात करेंगे तो देखिए यहाँ से इसके बाद बात आती है ट्रांसवर्स वेव की। तो ट्रांसवर्स वेव क्या होती है यहाँ पे हम बात करें तो देखिए, ट्रांसवर्स वेव की बात करें हम, ट्रांसवर्स वेव की बात करेंगे तो देखिए ट्रांसवर्स वेव क्या होती है भाई। तो वह वेव, दिस टाइप ऑफ वेव जो प्रोपगेट जिस मीडियम में कर रही है उसमें ये प्रोपगेशन ऑफ डायरेक्शन हो, उसका प्रोपगेशन डायरेक्शन हो जाए, तो जो वेव प्रोपगेट कर रही है उसके वाइब्रेशन, जो मीडियम के वाइब्रेटिंग पार्टिकल हैं वो वेव प्रोपगेशन डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हो। जैसे देखिए यहाँ पे ऐसे वाइब्रेशन हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, यहाँ ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, यानी कि ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। और वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स जो हैं, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स जो है यहाँ, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर है। तो व्हेन द मीडियम पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, दैट वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव, ये ट्रांसवर्स वेव होती है जिसमें मीडियम पार्टिकल्स जो होते हैं वो प्रोपगेशन डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं, परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे ये ऊपर वाले पार्ट को ये देख रहे हैं, यहाँ पे पीक पे जा रहा है, तो ये इसका क्रेस्ट कहलाता है, क्रेस्ट है। ये नीचे वाले पार्ट को हम ट्रो कहते हैं। नीचे वाले पार्ट को ट्रो कहते हैं। तो ये फिर ये क्रेस्ट है, ये ट्रो है। तो जो ट्रांसवर्स वो होती है वो क्रेस्ट और ट्रो के फॉर्म में आगे बढ़ती है। ट्रांसवर्स वेव इज ट्रांसफर इन द फॉर्म, प्रोपगेट इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रो। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक साइकिल कंप्लीट करने में ये टाइमिंग है। एक साइकिल यहाँ से यहाँ तक, ये जीरो चली थी, जिस लेंथ पे चली थी यहाँ से कंप्लीट करके यहाँ तक आ गई, तो इस बीच में यह एक राउंड चल गई। तो ये ट्रेवल डिस्टेंस इन वन राउंड, आप कह सकते हैं वन राउंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है वो कहलाती है इसका लैम्डा। ये डिस्टेंस वही होती है, और दो क्रेस्ट से क्रेस्ट को मिला दीजिए या दो ट्रो से ट्रो को मिला दीजिए तो भी ये लैम्डा कहलाएगा। अर्थात डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट टू क्रेस्ट और टू ट्रो टू ट्रो इज कॉल्ड वेवलेंथ ऑफ वेव। इसको हम वेवलेंथ ऑफ वेव कहते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं। वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। और वेवलेंथ लैम्डा जो होता है, वेवलेंथ इक्वल टू लैम्डा, इट इज ए डिस्टेंस। एक डिस्टेंस होता है तो इसका यूनिट जो होता है मीटर होता है। सिंस वेवलेंथ of wave is very smaller in comparison of normal length, so it is represent in the smallest unit of length which is name of एंगस्ट्रॉम। तो वेवलेंथ को हम इन द फॉर्म ऑफ एंगस्ट्रॉम में डिपेंड करते हैं। तो एंगस्ट्रॉम पे से जीरो लगा कर डिनोट कर देते हैं। तो लैम्डा आपको जहाँ देखने को मिलेगा वो एंगस्ट्रॉम के फॉर्म में मिलेगा। एंगस्ट्रॉम में पढ़ेंगे 1 मीटर इक्वल टू 10 पावर 10 एंगस्ट्रॉम होता है। तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 पर -10 मीटर।
तो यहाँ से कंफर्म है कि एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है कोई वेव, वो उसका वेवलेंथ कहलाता है, जिसे हम लेमडा से नोट करते हैं और एंगस्ट्रॉम में व्यक्त करते हैं। इसका एसआई यूनिट मीटर होता है, और स्मॉलर यूनिट में जब इसको हम इन द फॉर्म ऑफ मीटर ले जाते हैं तो उसको हम एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए एक साइकिल कंप्लीट करने में जो एक रिवोल्यूशन, ये एक रिवोल्यूशन हो रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो टेकन टाइम होता है, टेकन टाइम को हम कैपिटल टी से नोट करेंगे। टू कंप्लीट अ साइकिल, द टेकन टाइम टू कंप्लीट अ साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। एक साइकिल कंप्लीट करने में जो समय लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं और कैपिटल टी से नोट करते हैं। साथ में अब हम बात करेंगे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की बात करेंगे, देखिए तो वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा या स्पीड इक्वल टू, वेलोसिटी इक्वल टू आप डिस्टेंस बाय टाइम। तो टोटल डिस्टेंस लेमडा चल रही है और बड़ा टेकन टाइम कैपिटल टी है, तो v इक्वल टू हो जाएगा आपका लेमडा बाई टी। v इक्वल टू लेमडा बाई टी। यहाँ पे जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, यहाँ पे जो पार्टिकल वाइब्रेट करे मीडियम पार्टिकल, तो यूनिट टाइम इंटरवल में जितना पर यूनिट सेकंड में जितना वाइब्रेट करते हैं उससे उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो बात आती है कि फ्रीक्वेंसी क्या है। तो पर यूनिट टाइम द नंबर ऑफ वाइब्रेशन, पर यूनिट टाइम द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम म्यू से भी नोट करते हैं, एन से भी नोट करते हैं, एफ से भी नोट करते हैं, बहुत सारे सिंबल आते हैं, न्यू से भी नोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी के इन सारे सिंबल्स नोट करते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। हम फ्रीक्वेंसी को एफ से ले लेते हैं, तो एफ इक्वल टू होता है 1 बाई टाइम पीरियड, अर्थात फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू टाइम पीरियड 1 बाई कैपिटल टी, 1 बाई कैपिटल टी। आपके सामने ये फार्मूला मिला है कि v इक्वल टू लेमडा बाई टी, तो सिंस v इक्वल टू लेमडा बाई टी, तो v इक्वल टू लेमडा और ये 1 बाई टी, तो 1 बाई टी का मान f है। एंड फ्रीक्वेंसी आप इसको न्यू भी ले सकते हैं, v भी ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप न्यू ले लेते हैं तो v इक्वल टू f ले लीजिए, f लेमडा होगा, जहाँ f फ्रीक्वेंसी है, या f इक्वल टू v बाई लेमडा। दिस इज रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी ऑफ वेव। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी में ये रिलेशन है। और ये रहा आपका वेव। तो वेव आपने पढ़ा भी 2 प्रकार का होता है। नेक्स्ट की बात करेंगे हम। तो देखिए तो ये चल रहा था हमारा, ये करें साउंड इज फॉर्म ऑफ एनर्जी इट कैरिड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, जो वेव के फॉर्म में चलती है। प्रोपेगेशन आपने पढ़ा, साउंड ओनली कैन ट्रेवल इन द मीडियम। साउंड की जो स्पीड होती है अलग अलग मीडियम अलग अलग होती है। यह सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मीडियम में मूव कर सकती है। नेसेसरी कंडीशन टू प्रोड्यूस साउंड इक्वल टू वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, यानी कि साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये है कि पार्टिकल का वाइब्रेशन ज़रूरी है। जब तक वाइब्रेशन नहीं होगा तब तक पार्टिकल मीडियम में साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकती है। चलो भाई क्या हुआ, हाँ, मैकेनिक्स ऑफ साउंड वेव। एयर इज द मोस्ट कॉमन मीडियम थ्रू विच द साउंड वेव्स। सामान्य सी बात है, आप जानते हैं कि साउंड प्रोड्यूस करने के लिए सबसे जो कॉमन मीडियम है वो हमारे पास एयर है। एयर के थ्रू जो साउंड होती है वो इजीली फ्लो करती है। यही करें, एयर इज द मोस्ट कॉमन मीडियम। फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ वाइब्रेशन ऑब्जेक्ट कंप्रेस द एयर क्रिएट हाई प्रेशर, दिस इज कॉल्ड कंप्रेशन। कंप्रेशन अभी हमने आपको बताया कि जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है कंप्रेशन और रेशन के रूप में चलती है, जहाँ पे नंबर ऑफ वाइब्रेशन बहुत पास पास होते हैं, जो वाइब्रेशन पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास पास होते हैं,
उसे हम कंप्रेशन कहते हैं, और जहाँ वाइब्रेटिंग पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर होते हैं उसे हम द कंप्रेशन मूव अवे फ्रॉम द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। इसको इनसे मूव कर सकते हैं। यहाँ देखिए, चलो भाई ऊपर बढ़ो। मैकेनिक्स ऑफ साउंड वेव। तो अभी हमने आपको बताया कि जो साउंड वेव होती है वो रेडिएशन और कंप्रेशन के रूप में चलती है। जैसा कि आपने देखा, तो ये आप देख सकते हैं कि जहाँ पे ये पास जहाँ पे वाइब्रेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पास होते हैं उसे हम कंप्रेशन कहते हैं, और जहाँ दूर दूर होते हैं उनको हम रेडिएशन कहते हैं। और बाकी कंप्रेशन, लॉन्गिट्यूडिनल वेव मूव इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेडिएशन। दो कंप्रेशन से कंप्रेशन के बीच की दूरी या दो रेडिएशन से रेडिएशन के बीच की दूरी को हम वेवलेंथ लैम्डा कहते हैं, और इनके बीच जो एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड टी कहते हैं, और वेलोसिटी भी इक्वल टू लैम्डा बाई टी होता है। अभी आपको बताएं हम कि नंबर ऑफ पर टाइम वाइब्रेशन, जो यूनिट टाइम में वाइब्रेशन होता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू 1/t, 1/t के स्थान पे न्यू रख देंगे तो भी इक्वल टू आपका हो जाएगा न्यू लैम्डा। ये होता है रिलेशन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ साउंड, क्लास 9 फिजिक्स। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि हाउ टू प्रोड्यूस द साउंड इन ए मीडियम, एंड ये पढ़ा था कि हाउ टू प्रोपगेट द साउंड इन ए मीडियम। साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, साउंड कैसे किसी मीडियम में प्रोपगेट करती है, और इसमें हमें पढ़ना है मैकेनिक्स ऑफ साउंड। जैसे आपको बताया गया था कि साउंड एक मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव में एक प्रकार के लॉन्गिट्यूडनल वेव है। यहाँ पे हम देखेंगे साउंड ऑफ मैकेनिक्स ऑफ साउंड वेव क्या होती है। जैसे एयर इज द मीडियम, कॉमन मीडियम थ्रू विच द साउंड ट्रेवल्स। सामान्य बात है कि साउंड सामान्य रूप से एयर में ट्रेवल करती है। हम जहाँ कहीं भी कुछ अपने मुंह से साउंड निकालते हैं माउथ के थ्रू, वो सारी साउंड एयर में निकलती है। यानी कि कॉमनली मीडियम ऐसा एयर है जहाँ हम साउंड को यूज़ करते हैं, या साउंड निकाली जाती है और साउंड एयर के थ्रू आगे बढ़ती है। अगर फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट कंप्रेस द एयर क्रिएटिंग हाई प्रेशर, दिस इज कॉल्ड कंप्रेशन। कह रहे कि जब साउंड आगे बढ़ते हुए जहाँ पे वाइब्रेशन पार्टिकल्स होते हैं हाई प्रेशर क्रिएट करते हैं, उस स्थान को हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन कहते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि जो साउंड वेव होती है वो रेयरफैक्शन और कंप्रेशन के फॉर्म में चलती है। यानी कहीं कहीं इसके जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, और कहीं कहीं दूर दूर होते हैं। तो जहाँ वाइब्रेशन पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं उस वाले पॉइंट को हम कंप्रेशन कहते हैं, कंप्रेशन कहते हैं। और जहाँ ये बहुत दूर दूर होते हैं, वाइब्रेशन पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, उसको हम लोग रेयरफैक्शन कहते हैं, रेयरफैक्शन कहते हैं। और ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की जो स्थितियाँ है ये ओनली लॉन्गिट्यूडिनल वेव में पाई जाती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव में पाई जाती है। ट्रांसवर्स वेव में क्रेस्ट और ट्रो पाया जाता है, जबकि इसमें क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव मूव इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। इसमें लॉन्गिट्यूडिनल वेव में आपने पढ़ा था कि जब वेव मूव करती है तो जो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स है इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव होता है। यानी कि मीडियम पार्टिकल्स जो वाइब्रेट करते हैं उनके वाइब्रेशन और प्रोपगेशन ऑफ साउंड both are in the same medium. We can say that vibration of particles and propagation of wave in same direction are parallel to each other. This type of wave is called longitudinal wave. तो longitudinal wave में यहाँ पे जो फॉरवर्ड मूवमेंट करते हुए जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होते हैं
जहाँ उनका प्रेशर हाई होता है उस पॉइंट को हम कंप्रेशन कहते हैं, और जहाँ ये प्रेशर को लूज करते हैं इट मीन्स दैट कि वाइब्रेशन पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, उस पॉइंट को हम रेयरफैक्शन कहते हैं। ये मैकेनिक्स ऑफ साउंड्स होता है, जिसमें ये बताया गया आपको कि साउंड से होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है और यह कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के फॉर्म में आगे बढ़ती है किसी मीडियम में। विदाउट मीडियम इट कैन नॉट बी ट्रेवल। बिना मीडियम साउंड आगे नहीं बढ़ सकती, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है। देखिए ये स्पीकर है जहाँ से साउंड की प्रोड्यूस की जा रही है, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस की जाएगी, और ये मीडियम है। मीडियम की डेंसिटी यहाँ पे देख सकते हैं, मीडियम की डेंसिटी बढ़ाई घटाई जा सकती है अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे जो मीडियम की डेंसिटी है इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन पर यूनिट वॉल्यूम जितने हैं, यहाँ सब पार्टिकल्स इन पर यूनिट वॉल्यूम वो डिफाइन करता है मीडियम की डेंसिटी को। यहाँ से स्पीकर जब कोई आवाज़ लगाता है, जैसे यहाँ साउंड प्रोड्यूस होती है, तो यहाँ पे जो साउंड या मीडियम पार्टिकल्स को मिलती है उसको लेकर ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं। साउंड की फ्रिक्वेंसी से ये वाइब्रेट करते हैं, और जिन पॉइंट पर ये इनके वाइब्रेशन बहुत पास पास होते हैं, यानी कि हाई प्रेशर होते हैं, वो पॉइंट कंप्रेशन है। और जैसे ही कंप्रेशन से ये आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो ये पार्टिकल्स अपनी एनर्जी नेक्स्ट पार्टिकल को ट्रांसफ़र कर देते हैं, और जब नेक्स्ट पार्टिकल को ट्रांसफ़र कर देते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी के कारण यहाँ वाले पार्टिकल्स एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं, तो अपनी एनर्जी को लूज कर दिए और आगे वाले को एनर्जी ट्रांसफ़र कर दिए, और ये बैकवर्ड मूव कर जाते हैं, बैकवर्ड मूव कर जाते हैं। लेकिन जिनको ये एनर्जी दिए हैं ये एनर्जी पा करके हाईली स्पीड होते हैं और इस स्थान को छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। अब इन लेयरों के बीच में एक गैपिंग आ जाती है। इसमें आप देख सकते हैं कि जब ये इनमें गैपिंग आएगी तो इसमें होता क्या है कि जो पार्टिकल्स एनर्जी अगले को दी है, यहाँ वाले एनर्जी तो इसको कंटेन कर लिए, अब ये पार्टिकल पीछे की ओर मूव करते हैं क्योंकि एनर्जी को लूज कर दिए। एनर्जी को लूज करने के बाद ये आगे बढ़ने के सामर्थ्य में नहीं होते हैं, तो जब ये पीछे मूव करते हैं तो इनके पीछे मूव करने के कारण ये इस पार्ट का जो प्रेशर है वो हाई हो जाता है, क्योंकि लो वैल्यू में सेम वैल्यू में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब इंक्रीज कर जाते हैं तो उसकी डेंसिटी जो होती है वो हाई हो जाती है। जब डेंसिटी हाई हो जाती है तो इन दिस रीजन कंप्रेशन क्रिएटेड, यानी कि जिस रीजन में हाई प्रेशर क्रिएट हो जाए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाते हैं, वहाँ पे कंप्रेशन हो जाता है। और इस पार्टिकल में यहाँ वाले पार्टिकल जब ये एनर्जी को पाते हैं तो इस स्टेट में हाई एनर्जी के कारण ये आगे बढ़ने के लिए एक्साइटेड होते हैं। जब ये आगे बढ़ने को एक्साइटेड होते हैं तो इस पोजीशन में होता क्या है कि ये अपनी एनर्जी को पा के एक दूसरे से दूर दूर भागते हैं। जब इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स, जब वाइब्रेशन के कारण काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो ये फॉरवर्ड दिशा में मूव करते हैं। देखिए जैसे यहाँ दिखाया गया, ये फॉरवर्ड मूव किए, अब ये फॉरवर्ड मूव करते हैं तो इस पॉइंट पे ये पार्टिकल्स जो होते हैं दूर दूर चले जाते हैं, जिसको हम रेयरफैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर रेयरफैक्शन क्रिएट हो जाता है, फिर से यह प्रोसेस कंटिन्यू रिपीट करने लगती हैं, और इस तरह से कंप्रेशन रेयरफैक्शन कंप्रेशन रेयरफैक्शन कंप्रेशन रेयरफैक्शन के फॉर्म में साउंड वेव आगे की ओर बढ़ने लगती है। तो ये आपको ब्लैक पट्टी जो दिखाई गई हैं, ये पट्टियाँ हाई प्रेशर को इंडिकेट करती है, और जो वाइट पट्टी दिखाई गई है यहाँ पे लो प्रेशर को इंडिकेट करती है। तो हाई प्रेशर वाले पॉइंट को हम कंप्रेशन और लो प्रेशर वाले पॉइंट को रेयरफैक्शन कहते हैं। इस तरह से इन द फॉर्म ऑफ रेयरफैक्शन एंड कंप्रेशन longitudinal wave move in the medium. Without medium it cannot be move. अब यहाँ देखिए, आप यहाँ पे दिखाया गया आपको कि ये कंडीशन जो आपको दिखाई दे रही है कि यहाँ पे कंप्रेशन पास पास से नंबर वाइब्रेशन पार्टिकल्स यहाँ दूर दूर हैं, इसी चीज़ को अगर इस ग्राफ के फॉर्म में हम देखें तो यहाँ पे दूसरी चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि चलो भाई ये देखिए, यहाँ पे हमने बात की थी कि मैकेनिकल वेव दो प्रकार की होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव की फॉर्म में हम बात करेंगे तो ट्रांसवर्स वेव में हमने आपको बताया था कि जो ट्रांसवर्स वेव होती है वो क्रेस्ट और ट्रो के फॉर्म में चलती है। ये ट्रांस वेव है, यहाँ से क्रिएट हो रही है, आगे से प्रोड्यूस होती है, आगे बढ़ रही है। तो देखिए ये मिड लाइन है,
जो प्रोपगेशन ऑफ वेव को डिनोट करती है। अगर इस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है तो इसको प्रोपगेशन ऑफ वेव डायरेक्शन कहते हैं। तो प्रोपगेशन ऑफ वेव का जो डायरेक्शन है इसको देखें तो इस वेव के डायरेक्शन से अपवर्ड और डाउनवर्ड, एक तरफ ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है और दूसरी तरफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का रीजन होता है किसी वेव का, ट्रांसवर्स वेव का, उसे हम क्रेस्ट कहते हैं। तो ये क्रेस्ट हो जाता है। और जो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट का रीजन होता है इसको हम ट्रो कहते हैं। ट्रो कहते हैं, ये निगेटिव होता है, ऊपर वाला पॉजिटिव होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ट्रांसवर्स वेव मूव इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रो। इनमें से किसी भी दो क्रेस्ट से क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस या दो ट्रो से ट्रो के बीच की डिस्टेंस को हम वेवलेंथ ऑफ वेव कहते हैं, लेमडा से डिनोट करते हैं। वेवलेंथ ऑफ वेव कहते हैं। लेमडा इज ए डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट टू क्रेस्ट और ट्रो टू ट्रो, ये लेमडा हो गया। अगर इस स्पीड में जितना एक, ये देखिए एक साइकिल है, ये यहाँ से चली और यहाँ तक, दूसरा पेन ले लेते हैं, देखिए ये रेड वाला ये पोर्शन दिख रहा है, आप कहीं से भी यहाँ से उठा लीजिए, ये पूरा एक साइकिल हुआ। या फिर इसी चीज़ को आप अगर यहाँ से लेना चाहते हैं यहाँ से ले लेंगे, तो इस पोजीशन में जब पहुँचेंगे आप तो यहाँ पहुँच रहे थे, ये एक साइकिल हुआ। तो एक साइकिल कंप्लीट करने में जो सेकंड टाइम होता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, टाइम पीरियड ऑफ वेव कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि लेमडा डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो टेकन टाइम है वो कैपिटल टी, आप मान लीजिए टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। टाइम पीरियड एक ऐसा टाइम होता है जिसमें कोई भी साइकिल एक साइकिल कंप्लीट करने में जो पार्टिकल जितना टाइम कवर करता है लेता है वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है। तो ये टी हो गया और ये लेमडा हो गया। तो लेमडा डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टी टाइम लिया गया है वेव द्वारा। तो जनरली आप एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं स्पीड के लिए, या वेलोसिटी कह सकते हैं आप। स्पीड ऑफ वेव की बात करेंगे ना तो स्पीड इक्वल टू हो जाएगा आपका डिस्टेंस बाई टाइम। तो जब डिस्टेंस बाई टाइम की बात करेंगे आप तो देखिए भाई यहाँ पे डिस्टेंस वेवलेंथ है और टाइम जो है वो टाइम पीरियड है। तो जब इसकी बात करेंगे तो v इक्वल टू आपका आ जाएगा डिस्टेंस लेमडा और बाई टाइम पीरियड कैपिटल टी। तो v इक्वल टू हो जाएगा आपका लेमडा बाई टी। दिस इज रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड ऑफ वेव। इन दिस फॉर्म अगर हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात कर लें तो फ्रीक्वेंसी आपको हमने बताया था पिछली क्लास में फ्रीक्वेंसी क्या है भाई। तो फ्रीक्वेंसी पे जब हम चर्चा किए थे ये पढ़े थे पर यूनिट टाइम नंबर ऑफ वाइब्रेशन, per unit time the number of vibration is called frequency and it is denoted by nu or f। तो nu इक्वल टू पर यूनिट टाइम मतलब 1/t। आप ये भी कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/टाइम पीरियड, 1/टाइम पीरियड। अब यहाँ आप देख सकते हैं 1/t, ये जो फॉर्म दिखाई दे रहा है आपको v इक्वल टू लेमडा बाई टी, तो 1/t के स्थान पे हम न्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि न्यू इक्वल टू 1/t, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। तो v इक्वल टू लेमडा बाई टी, तो 1/t के स्थान पे हम न्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा v इक्वल टू न्यू लेमडा या न्यू इक्वल टू v बाई लेमडा। तो जो किसी वेव की फ्रीक्वेंसी होती है उस वेव में उसी वेव की सेम मीडियम में वेलोसिटी स्पीड और बाई वेवलेंथ के रेशियो के बराबर होती है, न्यू इक्वल टू v बाई लेमडा। और इस न्यू की जो यूनिट होती है वो सेकेंड इनवर्स आप कह सकते हैं, सेकेंड इनवर्स या पर यूनिट सेकेंड, या उसी को हम हर्ट्ज कहते हैं, हर्ट्ज। यह नेक्स्ट चलो भाई बात करते हैं हम साउंड इन मीडियम। साउंड इन मीडियम क्या होता है भाई। तो देखिए जैसा आपको बताया गया कि साउंड इज ए टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड इट ओनली मूव इन मीडियम, विदाउट मीडियम इट कैन नॉट बी ट्रेवल। साउंड विदाउट मीडियम मूव करना साउंड के लिए पॉसिबल नहीं है। ये जब भी मूव करेगी किसी मीडियम में मूव करेगी। तो ये कह रहा है कि देखिए साउंड बीइंग ए मैकेनिकल वेव नीड ए मीडियम।
जैसा आपको हमने पहले ही बता चुका है कि साउंड एक प्रकार की मैकेनिकल वेव है जिसको मूव करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। इट कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। वैक्यूम एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ पे कोई मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अब ध्यान देंगे वैक्यूम क्या है भाई। तो वैक्यूम एक ऐसा स्पेस होता है वेयर नो मीडियम कैन एग्जिस्ट। नो मीडियम कैन एग्जिस्ट। नो मीडियम कैन एग्जिस्ट, यानी कि ऐसा मीडियम जहाँ पे ऐसा स्पेस जहाँ कोई मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता उसे हम वैक्यूम कहते हैं। और उन स्थितियों में वैक्यूम में कोई मीडियम ना होने की वजह से यहाँ कोई भी साउंड वेव, किसी प्रकार की भी साउंड वेव हो, वो मूव नहीं कर सकती, बिकॉज साउंड वेव को मूव करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। और जैसे मीडियम की डेंसिटी की हम बात करें तो हमने बताया था कि मीडियम आप जनरली 3 प्रकार से ले सकते हैं। एक आपका मीडियम हो सकता है कोई मीडियम सॉलिड हो, लिक्विड हो और गैस हो। हम जनरली गैस वाले मीडियम को यूज़ करते हैं एयर। अभी आपको बताया गया कि साउंड जनरली यूज इन एयर। तो साउंड जनरली अगर प्रोड्यूस होती है तो एयर के थ्रू होती है। तो एयर में साउंड की वेव्स होती है वो नियर अबाउट 340 मीटर पर सेकेंड। आपको इसमें वेरिएशन देखने को मिलेगा बिकॉज इट इज़ डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ मीडियम। जब मीडियम में डेंसिटी बढ़ जाती है, जल बूंदों की स्थितियाँ बढ़ जाए, उसमें ओस वाटरफॉल हो जाए, ओस हो जाए, इन सारे मीडियमों की जब स्थिति आती है, ह्यूमिडिटी जब बढ़ जाए तो वहाँ साउंड की स्पीड बढ़ जाती है। वरना ड्राई अगर मौसम चल रहा है, ड्राई सीजन में आप देखेंगे तो साउंड की स्पीड 332 मीटर पर सेकेंड के आसपास होती है इन एयर। आप इनमें से 340, कहीं 332, कहीं 336, कहीं पे आपको 342, यानी कि वेरिएट करती रहती है। और जहाँ पे जैसा क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकली फॉर्म में दिया जाएगा उस कंडीशन में साउंड की स्पीड आपको दी रहेगी। तो ये डिपेंड करती है डेंसिटी ऑफ मीडियम पे। लेकिन अब यहाँ से हम गैस को छोड़ के बात आती है लिक्विड पे। कुछ स्पेसिफिक गैसों में भी अगर डेंसिटी को हम लो या हाई करते हैं, तरह तरह की जो गैसेज हैं उनकी डेंसिटी अलग अलग होती है। स्पेसिफिक गैस की बात करें जैसे नाइट्रोजन है, हीलियम है, तो हाइड्रोजन है, इन सब की डेंसिटी अलग अलग होती है। तो अलग अलग डेंसिटी के कारण गैस में भी जो साउंड की स्पीड है वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू डेंसिटी ऑफ गैस। गैस की डेंसिटी के हिसाब से वेरी करती है। जनरली एयर की बात करें हम तो एयर की जो डेंसिटी है वो डिपेंड करती है कि भाई एयर में कितना ह्यूमिडिटी है। उस समय एयर में जो नमी की मात्रा है, वाटरिंग है, वाटर के जो फवारे हैं या ओस हैं या हिमपात हैं, आइस, तो उन स्थितियों में जब डेंसिटी बढ़ जाती है तो डेंसिटी बढ़ने के कारण स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है। जैसे डेंसिटी लो होती है, ड्राई मौसम आता है गर्मी समर सीजन के टाइम में, तो वहाँ स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। तो यूजुअली ये इसका आप यूज़ करते रहेंगे। बात करते हैं हम लिक्विड की। जैसे लिक्विड में आते हैं तो लिक्विड की डेंसिटी जो होती है वो गैस की अपेक्षा ग्रेटर होती है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर दैन विथ रिस्पेक्ट टू गैस। तो लिहाजा हमने अभी बताया कि साउंड की जो स्पीड है वो डेंसिटी पर डिपेंड करती है। डेंसिटी बढ़ने के साथ साउंड की स्पीड बढ़ती है। तो लिक्विड में साउंड की स्पीड गैसों की अपेक्षा ज़्यादा हो जाती है। वैसे जब सॉलिड में आएंगे तो सॉलिड में और ज़्यादा हो जाती है। सॉलिड में एल्युमिनियम, स्टील, इनमें साउंड की स्पीड लगभग 5000 मीटर पर सेकेंड के आसपास चली जाती है। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं, इसको अगर आप प्रैक्टिकल करना हो तो जैसे अगर ये ट्रेन की कोई पटरी है, बहुत दूर से ट्रेन जब आ रही हो, अगर ट्रेन यहाँ से हॉर्न दे रही है आपको, अगर यहाँ पे आप पटरी पे कान लगा के सुनते हैं तो आपको महसूस होगा कि पहले आपको एक साउंड सुनाई देगी जो इस पटरी के थ्रू आई होगी। जो कानों में, जो कान सटे हुए पटरी से, उसमें ये साउंड जल्दी सुनाई देगी, जबकि पुनः जो कान पटरी पे नहीं ऊपर है, आपको एयर से जो आने वाली साउंड होगी वो इसके कुछ सेकंड बाद सुनाई देगी। जिससे ये पता चलता है कि एक ही सोर्स से चली हुई जो साउंड है वो जब एयर के थ्रू आती है तो लो डेंसिटी के कारण उसे पहुंचने में ज़्यादा समय लगता है,
जबकि पटरी के थ्रू आती है तो वो जल्दी चली आती है। इट मीन्स दैट कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो सॉलिड में ज़्यादा होती है, वेलोसिटी इन सॉलिड ग्रेटर देन वेलोसिटी इन एयर और लिक्विड। तो ये होता है आपका साउंड इन मीडियम। नेक्स्ट, अभी बताया हमने आपको कि साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव एज द इंडिविजुअली पार्टिकल्स मूव इन ए डायरेक्शन पैरेलल टू द प्रोपेगेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हमने बताया कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें पार्टिकल्स उस मीडियम में डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, जो डिस्ट्रीब्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो जब वेव के डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहे हैं, वेव डायरेक्शन के पैरेलल मूव कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, तो उस साउंड को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। आगे कह रहा है कि दे ऑसिलेट्स बैक एंड फोर्थ अबाउट देयर पोजीशन ऑफ रेस्ट। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने स्थान के आगे और पीछे बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं अपने रेस्ट पोजीशन के, और इस तरह से ये वाइब्रेशन के थ्रू अपनी एनर्जी को अपने आगे वाले पार्टिकल्स को प्रोवाइड करते हैं और साउंड पूरे मीडियम में फ्लो कर जाती है। नेक्स्ट की बात करें हम तो ये रहा साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। अभी आपको हमने बताया कि साउंड इज ए टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है जिसमें हमने आपको बताया कि ये पीक पॉइंट को हम क्रेस्ट कहते हैं और ये नीचे वाले लोवेस्ट पॉइंट को हम टो कहते हैं। ये डायरेक्शन ऑफ वेव है और इन वन साइड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ये वाला जो स्थिति है इसको हम ए से डिनोट कर दें तो एक तरफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और दूसरी तरफ इधर होता है आपका मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। तो जहाँ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और यहाँ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन वन साइड द वेव इज कॉल्ड ऑसिलेशन, भी कर सकते हैं एम्पलीट्यूड, और डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट या टू ट्रो इज कॉल्ड वेवलेंथ। दिस इज द मूवमेंट ऑफ वेव। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन कहते हैं, जिस दिशा में वेव मूव करती है उसको हम डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन कहते हैं। और इस तरह से ये साउंड चैप्टर आपका समाप्त होता हुआ। थैंक यू।